हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं। चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ 3 सब सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। सब सेक्टर के अंदर हम इसको कौन कौन सा हमारे पास, वो है हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल सेक्टर। ये 3 सेक्टर हैं। हैंडलूम कौन सेक्टर का है? ये कम लेबर इंटेंसिव है, बहुत कम लेबर इसमें चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। वर्कर जो है सेमी स्किल्ड होने चाहिए। कैपिटल जो है वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, कम पैसे में ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वाई डिड महात्मा गांधी प्रोपगेट द खादी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट? क्यों उन्होंने किया था? क्वेश्चन ये आप जवाब देने की कोशिश करना। थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ मैं। क्योंकि हैंडलूम या जो पावरलूम सेक्टर्स थे वो इंडिया के अंदर थे, मोस्टली हाथ से यहाँ पे खादी बनती थी। ठीक है, और जो मिल सेक्टर से कपड़ा आता था वहाँ पे वो सस्ता बनता था, हालांकि फ़ाइन क्वालिटी का होता था, लेकिन उससे इकोनॉमी किसकी बढ़िया हो रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और अगर हैंडलूम से बना हुआ खादी का लोग पहनते तो किसकी होते, पैसा किसके पास जाता? इंडिया का, इंडिया में रहता। इसलिए ये चीज़ें वो मूवमेंट के अंदर उन्होंने किया था। बाकी रीज़न आप ढूंढिए और उसके अंदर ऐड कीजिए। चलिए, दिस सेक्टर इन्वॉल्व स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, सब तरीके के कार्य इसमें किए जाते थे। तीनों चारों तरफ से इसको बना के एक फिनिशिंग कपड़ा आपको मार्केट में दिया जाता था। सेकंड है पावरलूम सेक्टर। इसके अंदर थोड़ी मशीन, कुछ लेबर इंटेंसिव और वॉल्यूम जो था वो प्रोडक्शन का बढ़ जाता था। छोटे छोटे स्पिनिंग वगैरह ये यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दिया था। कुछ सिंपल पावर ड्राइव जो मशीन थी वो यूज़ होना शुरू हो गई थी। और कॉटन टेक्सटाइल जब मिल सेक्टर आया, वो आपको पता ही है बहुत बड़ी बड़ी मिल लगती है, उसके लिए पूरी जगह चाहिए, एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए पूरी फैक्ट्री के अंदर, और फाइन क्लॉथ बनाती है, एक जैसा मटेरियल बनाती है, बल्क में बनाती है ना। तो ये इसकी मिल सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स गुड क्वालिटी कॉटन एज ए रॉ मटेरियल को चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन कौन सी थी? इंडिया थी, चाइना थी, यूएस से है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इजिप्ट है। ये सारे के सारे जो हैं पूरे वर्ल्ड में जितना कॉटन चाहिए उसका हाफ कॉटन ये कंट्रीज मिलके निकालती हैं, बनाती हैं। ठीक है, यूके, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड द जापान ऑल्सो प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल मेड फ्रॉम, कॉटन बनाती हैं लेकिन कहाँ से? इम्पोर्टेड यार्न से। धागा जो है वो इम्पोर्ट करती हैं और उससे फिर कॉटन बनाती हैं। हमारे यहाँ कॉटन होती है, उससे हम अपना अपना धागा बना के सारा कुछ काम करते हैं। यूरोप अलोन अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड कॉटन इम्पोर्ट्स। यूरोप भी आधे वर्ल्ड का कॉटन इंपोर्ट करता है काफ़ी, और काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट करता है कपड़ा बना के। द इंडस्ट्री हैज़ टू फेस वेरी स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर। अब करने के साथ साथ क्या हुआ? सिंथेटिक फाइबर्स वहाँ पे आना स्टार्ट हो गई। एंड नाउ शॉन ए डिक्लिंग ट्रेंड इन मैनी कंट्रीज। धीरे धीरे वहाँ पे वो जो है कॉटन टेक्सटाइल जो है कम होती जा रही है। With the scientific advancement and the technological improvement, the structure of industries changes. अब जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, साइंस डेवलप हो रही है, नई मशीनें आ रही है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो इंडस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज होती जा रही है। फॉर एग्जांपल, जर्मनी रिकॉर्डेड द कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल द 70s। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके 70s तक, 70 के डिकेड्स तक वहाँ पे क्या हुआ? लगातार वो डेवलप किया उसने, पर अब ये डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर आना शुरू हो गई। इट इज़ शिफ्टेड टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द लेबर कॉस्ट आर लो। क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, लेबर यहाँ पे चाहिए कॉटन के अंदर, तो इसको ज़्यादा शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब ये हमारा पूरा कहा कि यूरोप जो है लगभग आपको पता है कि अकेला ही 50% जो है वो कॉटन को इंपोर्ट करता है, उस कपड़ा भी अच्छा बनाता है उसके अंदर। और जब धीरे धीरे जो ये डेवलप्ड कंट्री है वो ये देश जो क्या कर रहे हैं, अपने इससे दूर होते जा रहे हैं, इससे कम बना रहे हैं। और जर्मनी भी जो है वो उसको चेंज कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास लास्ट जो है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री।
कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या हाईटेक इंडस्ट्री जिसको हम बोल देते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है, नई तरह की इंडस्ट्री है, नई चीज़ें आई हुई हैं इसके अंदर। ये बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज़ हैं। ये कहाँ पे होती हैं? द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, आज की जनरेशन इसमें काम करना पसंद करती है, ठीक है। एप्लीकेशंस इसमें बनाई जाती है, मोस्टली ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर टिकी हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। R&D करती है, इसको R&D शॉर्ट में बोलते हैं। R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं इसको। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है वो साइंटिफिक तरीके से बनते हैं। इंजीनियरिंग, इसके अंदर हाई प्रोफाइल्स इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल्स इसके अंदर चाहिए होते हैं, वर्कर्स जो हैं वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए। और इस इंडस्ट्री के अंदर यानी हाईटेक इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स लगे होते हैं उनको वाइट कॉलर वर्कर्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाइट कॉलर वर्कर्स का मतलब आपने रेड कलर देखे जैसे आपने पढ़ा था, ठीक है। तो वो कौन थे हमारे रेड कलर वर्कर्स? लेबर वगैरह जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर थे वो रेड कलर वर्कर्स थे। तो कुछ मैं आपको ये इसमें और भी कई तरीके के वर्कर्स होते हैं वो बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से वर्कर्स हमारे पास हैं। वाइट कॉलर वर्कर्स मोस्टली जो डेस्क जॉब करते हैं, टेबल के ऊपर बैठ के काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को वगैरह जो करते हैं, इनको वाइट कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स वो होते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, और कुछ काम दूसरा कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर आप उसको कह सकते हो, हाईली स्किल्ड स्पेशलिस्ट इनको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं, ये ब्लू कलर वर्कर्स हो जाएंगे उसके अंदर। फिर इसके बाद ग्रे कलर वर्कर्स आ जाते हैं, उनके अंदर एग्जांपल जैसे लगते हैं अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आ गए, IT प्रोफेशनल्स आ गए, ठीक है। और जो मोस्टली IT सेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है ग्रे कलर वर्कर्स को। एक गोल्ड कॉलर वर्कर्स होता है, वो मोस्टली किस लिए यूज़ किया जाता है? गोल्ड कॉलर अपने जो हाई स्किल्ड नॉलेजेबल पर्सन जो होते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, है ना, तो इनको गोल्ड कॉलर वर्कर के अंदर उनको अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स हैं, सर्जन्स हैं, इनको इन्होंने गोल्ड कॉलर में इंक्लूड किया हुआ है। फिर कुछ पिंक कॉलर वर्कर्स भी होते हैं, ये मोस्टली लो पेड वर्कर्स होते हैं, एक तरह से इनको कह सकते हैं पिंक कॉलर के अंदर, ठीक है। और जो वुमेन से जुड़े हुए होते हैं इस टाइप के हैं वर्कर्स हैं, इसमें जो वुमेन भी काम कर सकती है इस टाइप के वर्कर हैं, जैसे क्लर्क हो गए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए आपके, और रिसेप्शनिस्ट हो गए, लाइब्रेरियन हो गए। तो ये काम जो है उसको पिंक कॉलर वर्कर्स के नाम से इसको जाता है, जानते हैं अपने, ठीक है। कुछ ऑरेंज कॉलर वर्कर्स हैं जैसे प्रिजनर्स, लेबर जो जेल के अंदर कैदी वगैरह है उनको ऑरेंज कॉलर कहा जाता है। कुछ ब्लैक कॉलर वर्कर्स भी कहा जाता है जो डील करते हैं आपके जो सफाई वगैरह काम करने में, ठीक है, डर्टी काम करने में, सफाई या डस्टिंग के काम करने में, वर्कलोड जिनके पास ज़्यादा है, माइनिंग एक्टिविटी में होते हैं या ड्रिलिंग में काम करते हैं जहाँ धूल मिट्टी वगैरह होती है, तो उनको ब्लैक कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सी लिस्ट, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये। तो उनको ओपन कॉलर वर्कर भी आजकल नया एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। ओपन कॉलर वर्कर्स हैं जो घर से काम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं। ग्रीन कॉलर वर्कर्स कहा जाता है जो नेचर से रिलेटेड हैं या ग्रीन पीस से, सोलर पैनल्स इनका यूज़ करते हैं, उनको ग्रीन कॉलर वर्कर कहा जाता है। तो इस तरह से काम के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग चेंज कर दिया। रेड कॉलर आपको पता ही है। तो ये कुछ चीज़ें आप इनमें से नोट कर लीजिएगा। कई बार ये रेड कॉलर, वाइट कॉलर, मेन जो इम्पोर्टेंट है रेड कॉलर है, वाइट कॉलर है, ब्लू कॉलर है आपके पास में, और गोल्ड कॉलर है। ये आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ऑरेंज कॉलर वगैरह ये आपको पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो रोबोटिक इंजीनियरिंग असेंबली इसके अंदर आ गई, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग काम का इसके अंदर आ गया। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये यूज़ करते हैं हाईली स्किल्ड लेबर जो अपनी काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करते हैं स्मेल्टिंग को, रिफाइनिंग प्रोसेस को, पूरा का पूरा कंप्यूटराइज होना स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पे इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है इंजीनियर्स की, ठीक है। द कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द न्यू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट होते हैं, जो दवाई, फार्मास्यूटिकल कहते हैं दवाई बनाने वाले प्रोडक्ट को, जिन मेडिसिन बनती हैं अपनी, वो उनको कहते हैं, और केमिकल जो बनते हैं, तो उसके अंदर ये सारी हाईटेक इंडस्ट्री यूज़ की जाती है। अब कई बार पूछा जाता है हाईटेक इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वहाँ पे आपने इनको बताना है। ये नीटली स्पेस्ड है,
मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डिस्पर्स्ड इसके अंदर है, दूरी बना के आराम से बढ़िया खुले खुले ऑफिस हैं वहाँ पे, प्लांट वगैरह उसमें ऑफिस में मिल जाती हैं, साफ़ सफाई पूरी वहाँ पे होती है उसके अंदर, है ना। इस तरह की ये आपको मिल जाएगी उसके अंदर, चारों तरफ खूब सारे अच्छे मॉडर्न चीज़ें वहाँ पे रखी होगी, ठीक है। और लेबोरेटरी वहाँ पे होगी, उसके अंदर खूब सारी लैब्स वहाँ पे होगी, फैक्ट्रीज़ होंगी, स्टोरेज करने की अलग से एरिया होगा उसके अंदर। आपके एंटरटेनमेंट के आजकल तो गूगल वगैरह जैसे एंटरटेनमेंट के साधन भी प्रोवाइड करने लग गया, आपको बैठने की जगह मिलती है, इस तरह से अलग अलग ऑफिस मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसकी करैक्टरिस्टिक्स आपकी, फैक्ट्रीज, स्टोरेज एरिया, मार्क, हाई टेक इंडस्ट्रीज, लैंडस्केप, फुली एयर कंडीशंस होगा, प्लांट बिजनेस पार्क्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, स्टार्टअप लोगों को लाने के लिए। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है उसको हाई टेक इंडस्ट्री कहा जाता है। एक और चीज़, एक वर्ड आता है टेक्नोपोलिस, किसको कहा जाता है, ये वर्ड बहुत बार पूछते हैं। तो टेक्नोपोलिस वो जगह है जहाँ पे ये हाई टेक इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड हो गई है, जहाँ जुड़ गई है, वहाँ पे आ गई है, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क काम कर रही है, उनको टेक्नोपोलिस नाम दे दिया उन्होंने, ठीक है। जहाँ ये आपस में आके जुड़ जाती हैं, खुद पे निर्भर हैं, ये अपने काम करती हैं और सारी सेंट्रलाइज हो जाती हैं। तो एक तरह से जिस सिटी में, जिस जगह पे ये सेंट्रलाइज होगी उसको वे टेक्नोपोलिस का नाम दिया। जैसे सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को के पास में सिलिकॉन वैली है, वहाँ पे ये सारी है। इंडिया की बात करें तो बेंगलोर को हम टेक्नोपोलिस कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाईटेक इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है, आईटी सेक्टर वहाँ पे डेवलप हो गया। तो इस तरह से ये वर्ड यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है हमारी, ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई है साथ में, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें भी इंडिया आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी और इसके ऊपर वर्ल्ड की इकोनॉमी डिपेंड करती है। ये मेन आप जो इंडस्ट्री आप कह सकते हैं वो ये हैं, आयरन स्टील है, टेक्सटाइल के हैं, और ऑटोमोबाइल्स हैं, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी मेन इंडस्ट्रीज़ हमारी काम करती है। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट होता है। कल देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।